हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइटन के क्वार्टर 2 FY 26 के जो रिजल्ट आए हैं उनको लेकर हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि टाइटन टाटा ग्रुप की एक बहुत बड़ी कंपनी है। और अभी इसका करंटली जो ये अलग अलग डोमेन के अंदर अलग अलग बिजनेसेस के अंदर ये ऑपरेट करती है। जैसे कि ये ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर है, लाइट ज्वेलरी में है। दूसरा ये जैसे कि मतलब वॉचेस वगैरह में है, वियरेबल आइटम्स में है। उसके अलावा परफ्यूम्स ब्रांड है इनका। उसके अलावा इनका टाइटन प्लस है, टाइटन टाइटन आई प्लस, जो कि मतलब जैसे लेंसकार्ट कंपनी है वैसे ही ये भी एक कंपनी है। तो ये अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर बिलोंग करती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो कॉन कॉल के दौरान मैनेजमेंट से क्या बातचीत हुई है, मैनेजमेंट का फ्यूचर आउटलुक क्या है, उसको लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ आप इस सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ये नया चैनल है बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर अ बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके बायर के ट्रेंड्स को लेके, तो जनरली क्योंकि इनका सबसे मेन सेगमेंट है वो ज्वेलरी सेगमेंट से आता है, तो उसके अलावा बाकी सेगमेंट ज्वेलरी के बाद के सेगमेंट है। जो सबसे बड़ा मोटा रेवेन्यू आता है वो आता है ज्वेलरी सेगमेंट से। तो ज्वेलरी सेगमेंट्स को लेकर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बायर ट्रेंड्स के बारे में। तो जो बायर की ग्रोथ है इस क्वार्टर के अंदर -2% रही है। और जो टोटल बायर्स की ग्रोथ है, दूसरा यहाँ पर जो गोल्ड ज्वेलरी बायर्स है उनकी ग्रोथ -11% रही है। यानी कि पिछली बार के कंपेयर में ग्रोथ डिक्लाइन हुई है। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि जो बायर्स है उनका एवरेज टिकट साइज में यहाँ इंक्रीमेंट हुआ है। पर ओवरऑल यहाँ पर जो नंबर ऑफ बायर्स आते हैं किसी भी इनके स्टोर्स के अंदर या टाइटन के तनिष्क ब्रांड के अंदर, तो वो नंबर ऑफ कस्टमर जो पहले आते थे उसके कंपेयर में -11% यहाँ पर ग्रोथ हुई है। और जबकि जो स्टड ज्वेलरी होती है उसके बायर के अंदर +3% का इंक्रीमेंट हुआ है। यानी कि पिछली बार अगर 100 लोग आ रहे थे तो अभी 103 लोग वहाँ पर आ रहे हैं इनके स्टोर में, जो कि स्टडेड ज्वेलरी होती है। अब स्टडेड रेशो के बारे में हमने जो पहले की कौन कौन से जो ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर हमने कंपनियों को स्टडी किया है। जैसे कि हमने पीएन गाडगिल के बारे में, कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बात किया था, वहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया था। और यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ, स्टड ज्वेलरी का मतलब होता है कि ऐसी ज्वेलरी जिसके अंदर गोल्ड के अलावा दूसरे जो मेटल है जैसे कि डायमंड हो गया, स्टोन हो गया, या कलरफुल स्टोन जिसको बोलते हैं, उनका जितना ज़्यादा कंपोनेंट रहता है उसी को बोला जाता है स्टड ज्वेलरी। यानी कि मतलब पर्टिकुलरली गोल्ड के अलावा भी और कोई उसमें मिला, मतलब उसके साथ में कोई प्रोडक्ट मिक्स हो या फिर कोई और आइटम भी उसके साथ इंक्लूड हो, उसको बोला जाता है स्टड ज्वेलरी। तो यहाँ पर स्टड ज्वेलरी में बायर्स के जो नंबर ऑफ बायर्स है वो पहले के कंपेयर में +3% इंक्रीमेंट हुआ है। दूसरा जो ये बायर का जो कम होने का स्पेशली जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है कि जो गोल्ड के प्राइजेस है वो ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हुए हैं। यानी कि गोल्ड की जो प्राइजेस है, मतलब अगर कोई इंसान अगर गोल्ड लेकर अगर बैठा है पहले, साल भर पहले, तो उसके जो गोल्ड है वो पड़ा पड़ा ही डबल हो गया, या फिर उसको रखे रखे या इन्वेंट्री की तरह रखते हुए भी वो गोल्ड ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो इस वजह से गोल्ड के प्राइस में इंक्रीमेंट की वजह से यहाँ पर इनके पास नंबर ऑफ बायर्स कम हुए हैं। बट जो नंबर ऑफ बायर्स कम हुए हैं लेकिन जो एवरेज टिकट साइज है वो पहले के कंपेयर में ज़्यादा हुआ है। यानी कि जितने लोग आए हैं उन्होंने अपने जो ओरिजिनल पहले के बजट है या फिर जो भी इनका एवरेज टिकट साइज है उससे ज़्यादा की यहाँ पर इनके पास में शॉपिंग करी है। नेक्स्ट है इनका जो प्रोडक्ट सॉरी गोल्ड प्राइस में इंक्रीमेंट की वजह से यहाँ पर इनके कस्टमर इनके जो शोरूम्स है उसमें कम आए हैं। दूसरी बात लेकिन जो फेस्टिवल सीजन है वहाँ पर इनको अच्छा खासा बेनिफिट मिला है। दूसरा इनका एक एक्सचेंज प्रोग्राम है, यानी कि आप पुराना गोल्ड लेकर आइए और उसके बदले में आप नया गोल्ड या ज्वेलरी खरीद सकते हैं। ये इनका एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसपे इन्होंने कई अलग अलग टाइप के इन्होंने डिस्काउंट्स वगैरह देना स्टार्ट किया है। इसकी वजह से इनको एक अच्छा खासा डिसेंट पुश मिला है इनके गोल्ड मतलब ज्वेलरी के रिगार्डिंग। दूसरा इनके कॉइन है, यानी कि जो गोल्ड कॉइन है उसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ आई है। उसका रीज़न ये है कि मतलब ग्रोथ आने का रीज़न ये है क्योंकि लोगों ने उसको एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा है गोल्ड को, गोल्ड कॉइन्स को। और लेकिन गोल्ड कॉइन्स इनके लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस इतना नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर कोई ज्वेलरी खरीदता है इनके पास से गोल्ड ज्वेलरी, तो वहाँ पर मेकिंग चार्जेस में ये वैल्यू एडिशन कर, मतलब मेकिंग चार्जेस, जैसे कि मैंने पिछले पीएन गाड़गिल वाले केस, कल्याण वाले केस में मैंने बताया था
कि उन्होंने अपनी कॉन कॉल में बताया था कि जो गोल्ड होता है उस पे जो इनका बेनिफिट होता है वो मेकिंग चार्जेस पे होता है। तो जितनी मात्रा में वो गोल्ड खरीदेंगे उतना ही ज़्यादा उनको वैल्यू गेन मिलेगा। आई थिंक कल्याण में नहीं है, मैंने पीएन गाडगिल वाले कॉन कॉल का जब मैं एनालाइज कर रहा था उसके मैं बताया था। आप चाहे तो एक पूरी प्लेलिस्ट है जो आप आराम से उस पर देख सकते हैं। हमने क्वार्टर 2 के जितने भी अभी तक कॉन कॉल को एनालाइज किया है, जितना भी रिजल्ट्स को हमने एनालाइज किया उसको वहाँ पे मैंने रखा है एक प्लेलिस्ट के अंदर। क्वार्टर 2 FY 26 की जितने भी अभी तक के हमने एनालिस्ट की एनालिसिस किया है। तो कोइंस में क्या होता है, मेकिंग चार्जेस में इनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, वहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। इस वजह से इनके लिए मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स तो इन्होंने ज़्यादा बेचे हैं, मतलब ज़्यादा जो इनकी सेल हुई है वो कॉइन्स के अंदर हुई है। बट ड्यू टू वेरी लो मेकिंग चार्जेस तो इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ कॉइन सेलिंग के अंदर इनको। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा इनके लिए। और दूसरा अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें मार्जिन्स के लिए, तो इनके मार्जिन्स थोड़े से प्रेशराइज हुए हैं, बट ठीक ठाक मार्जिन इनके रहे हैं, ज़्यादा अच्छा भी नहीं हुआ ज़्यादा बुरा भी नहीं हुआ, तो मीडियम साइज के इनके मार्जिन रहे। और दूसरा कंपनी ने कहा है कि जो ये जो गोल्ड के प्राइस अगर बढ़ते रहे तो इस तरीके से, और सिर्फ कॉइन्स की अगर सबसे ज़्यादा सेल होती है तो वहाँ पे इनको ज़्यादा मार्जिन नहीं बन पाएगा। लेकिन इनका कहना है कि फिर भी इनकी जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस इनकी ये है कि 11 से 13% की जो बैंड है, यानी कि इस रेंज के अंदर ही ये लोग मतलब अपने मार्जिन्स को बैलेंस कर लेंगे। ये इनका कहना है पूरे, मतलब जो लॉन्ग टर्म इनकी गाइडलाइंस यही है। दूसरे हाई वॉल्यूम की बात करें तो 2 लाख से ऊपर के जितने भी मतलब गोल्ड से रिलेटेड इनका कंट्रीब्यूशन सेल्स के अंदर, मतलब जो ज्वेलरी इन्होंने सेल की है वो लगभग 14%, मतलब 2 लाख से ऊपर की जो ज्वेलरी है उसके अंदर पूरे सेल्स का 14% हिस्सा वहाँ से आया है। और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1% की इसमें जंप है। और अगर हम आगे स्टोर एक्सपेंशन की बात करें तो स्टोर को लेकर कंपनी ने गाइडलाइन दी है कि इनका पूरे FY 26 के अंदर 40 के समथिंग स्टोर खोलना था। बट ये थोड़ा डिले चल रहे हैं अपने जो भी मतलब इनके टारगेट से। बट इनका कहना है कि फिर भी हम इसको कैसे ना कैसे करके 40 स्टोर तक हम पहुंच जाएंगे FY 26 तक। दूसरा इनका इस बार इनका हैविली फोकस है कि 70 से 80 जो इनके तनिष्क वाले स्टोर है उसको ये रिनोवेटिंग करेंगे, उसमें थोड़े चेंजेस करेंगे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर उसके जितना भी स्ट्रक्चर को लेकर, या उसमें ये चेंजेस करेंगे। इनका बहुत ज़्यादा हैवी फोकस है इस चीज़ पर। और अगर हम रीजन वाइज सेल्स की बात करें तो इंडिया और इंटरनेशनली बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर इनका कहना है कि जो ईस्ट और साउथ इंडिया है वहाँ पर इनको अच्छी खासी सेल्स मिली है। बट इनका जो मुंबई और दिल्ली वाला हिस्सा है वो वीक रहा है, लेकिन फेस्टिवल के टाइम पर इनको वो अच्छे से वो भी रिवाइव्ड हुआ है पूरा का पूरा जो इनका दिल्ली और बॉम्बे वाला है। और इंटरनेशनली अगर बात करें तो इनको इंटरनेशनली स्टड ज्वेलरी के अंदर नॉर्थ अमेरिका में अच्छा खासा पुश मिला है, अच्छा खासा इनको बिजनेस मिला है। बट जो मिडिल ईस्ट के अंदर सिंगापुर के अंदर अभी भी ये ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पहले के कंपेयर में इम्प्रूव हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा मतलब जो स्टड का जो ज्वेलरी का जो स्टड ज्वेलरी का जो पेनिट्रेशन है वहाँ पर कम है। तो वहाँ पर अभी इतना ज़्यादा यहाँ पर इनको ग्रोथ नहीं मिला है अभी तक। तो ये अभी तक हमने बात करी इसके ज्वेलरी सेगमेंट की। अब हम इसकी बात करते हैं वॉचेस एंड वियरेबल डिवीजन के बारे में। तो इनका कहना है कि इस क्वार्टर में इनको मतलब लगभग लगभग 12% की इनको रेगुलर क्वार्टरली ग्रोथ इनको मिल रही है। दूसरा फेस्टिवल के टाइम पे इनको जो 12% की ग्रोथ मिलती थी, तो फेस्टिवल के टाइम पे इनको जो ग्रोथ है वो 16% के आसपास मिली है। और इन्होंने इस बार नए लॉन्चेस किए जैसे कि जलसा हो गया, एज अल्ट्रा स्लिम और स्टेलर। ये इनके जो नए प्रोडक्ट्स हैं, ये मतलब नए ब्रांड्स हैं इसमें वॉचेस वाले सेगमेंट, वॉचेस एंड वेयरेबल डिवीजन में, तो ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। दूसरा प्रीमियमाइजेशन की, वो भी इनके काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। और लॉन्ग टर्म या मिड से लॉन्ग टर्म के बीच में इनका टारगेट है कि मार्जिन के अंदर जो वियरेबल एंड वॉचेस वाला हिस्सा है उसके अंदर 15 से 16% के बीच के मार्जिन पे ये इनका बिजनेस चल सकता है। तो ये था इनके वॉचेस बिजनेस के बारे में। नेक्स्ट अगर हम थर्ड डिवीजन की बात करें, ये आई केयर डिवीजन जिसके अंदर आता है टाइटन आई प्लस। तो अभी इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो नंबर 1 प्लेयर है, आई थिंक ये नंबर 2 पर है और वो नंबर 1 पर है। तो लेंसकार्ट ने मार्केट में एंट्री करी है। तो कंपनी के मैनेजमेंट से एनालिस्ट ने पूछा भी था कि लेंसकार्ट को लेकर आपका क्या पॉइंट है, कि आपका एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर मार्केट में आया है। तो इन्होंने कहा कि वी आर ऑलरेडी रेडी एंड वी आल्सो नो अबाउट डेट, कि मतलब वो आने वाला है, और तो हमको इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारा जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वो बहुत अच्छे से हम लोग कर रहे हैं और है हमारा बहुत अच्छा
बैकअप है उससे कंपटीशन करने के लिए, तो हमें कोई इशू नहीं है। और अगर देखा जाए तो इन्होंने बताया कि जो ये आई डिवीज़न है या आई प्लस मतलब जो आंखों से रिलेटेड लेंस वगैरह इनके रिगार्डिंग, या फिर जो ये चश्मे वाला जो मार्केट है वो लगभग 30,000 करोड़ का है अभी मार्केट साइज इसका। और उसके अंदर टाइटन का जो है शेयर है वो लगभग 12% के आसपास है, और आगे बहुत ज़्यादा इनको अपॉर्चुनिटी है इसमें। और पूरे अगर इंडस्ट्री के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो 7 से 8% पे ग्रो कर रही है और हम 12% पे ग्रो कर रहे हैं, टाइटन का कहना है। और दूसरा इन्होंने क्या कर रखा है कि हेविली इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं ओमनी चैनल्स के अंदर भी इन्होंने कर रखा है। और इनके जो प्रिस्क्रिप्शन है वो एक्यूरेटली एक्यूरेटेड है, और क्या बोलते हैं फास्टली, अगर ये कोई ऑर्डर भी आता है तो उसको फास्ट फुलफिलमेंट कर सकते हैं। इनके पास में बैकएंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो 2 लेन के लेंस के प्लांट्स है। आई थिंक इनका एक बेंगलोर में है, दूसरा मेरे हिसाब से कोलकाता के अंदर है। और डोमेस्टिक फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग का इनका खुद के प्लांट्स भी है, और लगभग 11 से 12 इनकी फिटिंग लैब्स भी है। तो अगर कोई ऑर्डर आता है तो उसको 2 से 3 दिन के अंदर ये पूरी तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये काफ़ी मतलब बोल रहे हैं कि हमारा बिजनेस काफ़ी स्टेबल है, और हम अच्छे से किसी भी तरह के कंपटीशन से लड़ने के लिए हम रेडी हैं। ताकि इनका कहना भी है कि जो इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो भी इनका काफ़ी सॉलिड है, तो वो उसको मतलब बिजनेस को संभाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इनको नहीं आएगी, ये इनका कहना है। और ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो इनका कहना है कि ये मतलब FY 26 के अंदर 13 से 14% पे कर लेंगे, जो कि अभी 12% पर है, तो आगे 13-14% के आसपास कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंट लेन वाली, जो इनके एक तरीके से ज्वेलरी का ही सेगमेंट टाइप में है। तो इसके अंदर मार्जिन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो कि अभी 10% पे पहुंचा है, और लगभग 250 बेसिस पॉइंट, यानी कि अगर देखा जाए तो पहले इसका जो मार्जिन है वो 7.5% के आसपास था, तो 250% की इनको जंप यहाँ पे मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 250 बेसिस पॉइंट की, जिसका मतलब है कि पहले 7.5% था, अभी इनका मार्जिन जो है लगभग 10% के आसपास हो गया है। दूसरा इनके पास में क्या है कि बेटर प्रोडक्ट मिक्स है यहाँ पर कैटल लाइन के अंदर। और इनमें इनका कहना है कि जो गोल्ड के प्राइजेस है अगर वहाँ पे इंक्रीमेंट होता है तो इस बिजनेस के लिए थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, इसके लिए रिस्की हो सकता है, ये इनका कहना है। दूसरा अगर हम इनके इन्वेंट्री या फिर गोल्ड मेटल लोन्स की बात करें, यानी GMLs की बात करें, तो इनकी जो इन्वेंट्री है वो पड़े बड़े ही मतलब इनके पास होल्ड करते हुए ही वो लगभग 95,000 करोड़ 9,500 करोड़ की इनकी इन्वेंट्री हो गई है। उसका जो सबसे मेन रीज़न है कि इनके मतलब इनकी बैलेंस शीट में अभी भी इन्वेंट्री वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा दिख रहा है। और जिसके अंदर इनका कहना है कि एक तो गोल्ड के प्राइस में इंक्रीमेंट के होने की वजह से ऐसा हुआ है, और दूसरा जो क्या बोलते हैं सीजनली जो स्टॉक पिकिंग होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि ज्वेलरी सेगमेंट होता है उनके लिए Q3 सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बट अगर फेस्टिवल सीजन अगर Q2 में शिफ्ट हो जाता है तो वहाँ पर भी इनको जो इन्वेंट्री उसको होल्ड करना पड़ता है। तो इस वजह से जो सीजनल जो भी इनका स्टॉक आता जाता है वो भी उसकी वजह से भी प्राइस मतलब ये इन्वेंट्री इनकी ज़्यादा दिखा रहा है। दूसरा इनका जो गोल्ड है वो भी इंक्रीमेंट होने की वजह से ऐसा है। और जो स्टोर एडिशंस होते हैं हर बार के, तो इनिशियली उनको जो प्रॉफिटेबल होने में ब्रेक इवन आने में टाइम लगता है, तो वहाँ पर भी इन्वेंट्री पड़ी रहती है, तो इस वजह से भी इन्वेंट्री वाला हिस्सा है वो थोड़ा इंक्रीमेंट में है। और इनका कहना है कि Q3 के अंदर, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि Q3 ज्वेलरी और जो मतलब फैशन रिटेल टाइप की कंपनीज होती है, क्योंकि वेडिंग सीजन वगैरह ये आते हैं, तो उसका इनको लोगों को बेनिफिट मिलता है, तो यहाँ पर इसको भी बेनिफिट मिलेगा। ये इनका कहना है कि Q3 के अंदर जो इनकी इन्वेंट्री है वो आराम से इनके नॉर्मल हो जाएगी। और इनका कहना है कि हो सकता है दिसंबर एंड तक जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसके अंदर भी डिक्लाइन हो, यानी कि उसमें भी गिरावट हो, तो उसका भी इनको बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पिटिशन्स की, तो कंपनी का कहना है कि इनको बहुत भारी मात्रा में कंपटीशन मिल रहा है। एक तो इनको मिल रहा है ऑर्गेनाइज प्लेयर से, जैसे कि जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है या फिर जो पैन इंडिया ऑर्गेनाइज प्लेयर, जैसे कि एक है कल्याण ज्वेलर्स। तो नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट एक तो ऑर्गेनाइज प्लेयर से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और ये महाराष्ट्र के अंदर नंबर 1 है स्टोर के मामले में। तो वहाँ पर PN गाडगिल जैसा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जिसकी लगभग 190 साल की या 100 साल से ऊपर की लेगेसी है, लगभग 200 साल पुरानी लेगेसी। तो वहाँ से भी इनको कंपटीशन मिल रहा है। नाम किसी का मेंशन इन्होंने नहीं किया, बस मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा इनका कहना है कि जो ऑलरेडी वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट ज्वेलर्स हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि हर शहर के अंदर कोई ना कोई एक छोटे मोटे ज्वेलर्स भी होते हैं, तो वहाँ से भी इनको कंपटीशन मिलता है, क्योंकि जो भी लोग होते हैं, जो भी पुराने लोग होते हैं, वो ज्वेलरी अपने ट्रस्टेबल या जानकार ज्वेलर से ही खरीदना प्रेफर करते हैं गाँव सिटीज़ के अंदर मोस्टली। तो इस वजह से वहाँ पे भी इनको कंपटीशन मिल रहा है, तो ये भी इसका रीज़न है।
दूसरा एक और चीज़ मैं यहाँ बताता हूँ कि इस बार क्या हुआ है कि जो भी मतलब दो तरह के प्लेयर काम करते हैं गोल्ड सेगमेंट के अंदर। एक एसेट लाइट मॉडल पे काम करते हैं, एक एसेट हैवी मॉडल पे काम करते हैं। एसेट लाइट मॉडल के अंदर क्या होता है, जब भी ऑर्डर आता है तो ये लोग लीज पे ले लेते हैं गोल्ड को, या गोल्ड को खरीदते हैं करंट जो भी प्राइस होता है उस पर, या फिर इनका बैकएंड में हेजिंग करके रखते हैं ये लोग। तो उसमें क्या होता है कि ये इन्होंने जैसे गोल्ड खरीदा तो जिस प्राइस पे मार्केट में गोल्ड मिल रहा है तो उसी के हिसाब से बना बनू के और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपनी ऐड करके ये बिजनेस करते हैं। इसमें आता है एसिड एसिड लाइट मॉडल। इसके अंदर इनको ज़्यादा इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरे प्लेयर होते हैं जो एसिड हैवी मॉडल पे काम करते हैं, तो उनका ये है कि वो गोल्ड को स्टोर करते हैं, एज ए इन्वेंट्री रखते हैं। और लेकिन इस बार क्या हुआ कि गोल्ड के प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि प्राइस में इंक्रीमेंट होने की वजह से जो जो लोग गोल्ड को स्टोर करके बिजनेस करते थे, यानी एसिड हैवी मॉडल पे काम करते थे, तो उन्होंने जो गोल्ड परचेस किया है वो सस्ते में खरीदा है, यानी कि उन्होंने बहुत पहले गोल्ड को परचेस कर रखा है। और गोल्ड के प्राइस इंक्रीमेंट होने से उनको वहां पे पहले ही ऑलरेडी रिटर्न मिल चुके हैं। तो यानी कि अब उन्होंने और नए तरीके के डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उन्होंने गोल्ड के प्राइस पे अर्निंग कर ली पहले से ही। और जो मेकिंग चार्जेस है उसके अंदर उन्होंने जीरो या फिर डिस्काउंट करके मतलब लोगों को, कस्टमर को अट्रैक्ट किया। तो जिसकी वजह से ये टाइटन जैसी कंपनी जो कि एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है, इनको उसका भी चैलेंज इनको फेस करना पड़ा। बाकी फिर भी इनका कहना है कि इनका जो एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसके अंदर इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सचिन तेंदुलकर को, तो उस वजह से इनको थोड़ा मतलब एक्सचेंज प्रोग्राम की वजह से इनको थोड़ा सा बेनिफिट मिला है। और अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग अगर बात करें आउटलुक की, तो इनका कहना है कि हम लोग H1 से बेटर हम दिसंबर एंड तक हम अच्छा कर लेंगे, यानी Q3 हमारा अच्छा होगा, क्योंकि वेडिंग सीजन्स वगैरह भी हैं। और दूसरा अक्टूबर का महीना इनका काफ़ी अच्छा गया क्योंकि उसमें दिवाली थी और साथ ही दशहरा था, तो वो भी इनका कहना है कि काफ़ी अच्छा था इनके लिए। दूसरा है ये मार्केट गेन करने पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। और ये इनकी जो स्टड ज्वेलरी, क्योंकि वहाँ से रिटर्न अच्छा मिलता है, क्योंकि गोल्ड का कंपोनेंट कम यूज़ होता है और अदर प्रोडक्ट अदर चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती है, तो वहाँ पे इनको बेनिफिट मिलता है। तो वो वहाँ से इनको अच्छा खासा चांस है कि इनको बिजनेस मिल सकता है अच्छा। दूसरा, इंटरनेशनली एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, स्टोर्स के अंदर इनोवेशन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 70 से 80 स्टोर के अंदर ये इनोवेशन कर रहे हैं। दूसरा ओमनी चैनल्स की वजह से भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ से चांसेस है कि इनको कुछ अच्छा मिले। बट इनका बेस इतना बड़ा है कि जितना भी ग्रो करें वहाँ पे कुछ ना कुछ इनको चैलेंजेस आएंगे, और इतना अच्छा जैसे कि और प्लेयर जैसे कि जो 30-40% पे ग्रो कर रहे हैं, उनसे ये इजीली डायरेक्ट कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली इनके अगर रिस्क की बात करें तो एक तो गोल्ड के प्राइस में रिस्क सबसे बड़ा इनके लिए रिस्क है। दूसरा, कंपटीशन इनको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो ये भी इनके लिए एक रिस्क है। और तीसरा, इनके जो कंट्रीब्यूशन है वो मोस्टली गोल्ड कॉइन से आ रहा है, तो वहाँ पर भी इनको मार्जिन ज़्यादा नहीं मिलता, तो ये भी इनके लिए अपने आप में रिस्क है। तो ये था टाइटन का पूरा कंप्लीट एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।